बच्चों, हम कृष्णा सोबती जी के बर्फ की धरती लेह लद्दाख का संपूर्ण वर्णन यहाँ इस पाठ में देखने वाले हैं। इन चित्रों को देखकर यह स्पष्ट हो रहा होगा कि लेह लद्दाख की प्राकृतिक सौंदर्य कितना अधिक है। हमारे मन को लुभा लेती है, हमारा मन मोह लेती है। बच्चों, सर्वप्रथम हम अपनी इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 18 फरवरी ईस्वी सन 1925 में गुजरात के अविभाजित भारत में हुआ था। हिंदी लेखन के क्षेत्र में सोबती जी का एक जाना माना नाम है। आख्यायिका, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि को आपने विलक्षण ताजगी दी है। प्रमुख कृतियाँ: डार से बिछुड़ी कहानी संग्रह, 3 पहाड़ यात्रा विवरण, सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास, शब्दों के आलोक में रचनात्मक निबंध, हमदशमत संस्मरण आदि। अब हम संक्षिप्त में गद्य संबंधी देखेंगे। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन को अपनी अनुभूतियों, प्रकृति कला का निरीक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। और इस पाठ में लेखिका जी ने, सोबती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। बच्चों, अब हम पाठ को देखेंगे और समझेंगे अत्यंत संक्षिप्त में। ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चांद की सी धरती और उस पर चलती मैं, इस विशाल दृश्य का हिस्सा मैं मन ही मन ऋचाओं के भाव लोक को दोहराने लगती हूँ। धरती और आकाश की परिक्रमा करते 7 घोड़ों वाले रथ में तेजस्वी सूर्य, यशस्वी सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकते रहें, हमें अपनी ऊर्जा से भरते रहें। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियाँ मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। 3 लोक माना जाता है कि देवताओं के लोक का रंग श्वेत है, धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है, थल के नीचे पानी का पाताल लोक नीले रंग का है। अजीबो गरीब जगह है भारत का यह टुकड़ा लद्दाख। उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदे में सुनसानी इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं। तरह तरह के रंगों की चट्टानें, मटमैली, स्लेटी, तांबई और रेतीली भी। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है: मार्यूल, लाल धरती, मांग्यूल। बहुत से लोगों का घर खाछान पा अर्थात बर्फ की धरती। बच्चों, यहाँ तक हमने देखा कि पूरी तरह लद्दाख का की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पर 3 लोकों का भी वर्णन लेखिका जी ने किया है। लेखिका कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि जो 3 लोक माने जाते हैं उसमें सफ़ेद रंग देवताओं का माना जाता है, और चूँकि यहाँ लद्दाख में पर्वत विस्तार है वह भी सफ़ेदी से युक्त है, और यहाँ की जो धरती है वह भी सफ़ेद सफ़ेद ही दिखाई देती है बर्फ़ से ढकी हुई होने के कारण। और इसीलिए यहाँ लेखिका कृष्णा सोबती जी ने इस धरती को देवलोक कहा है। इसके बाद यहाँ के विविध रंगों की चट्टानों का वर्णन लेखिका ने किया है। वह कह रही हैं कि यहाँ पर मटमैली, स्लेटी और तांबई और रेतीली रंग की भी धरती है, और यही कारण है कि इस विभिन्न तरह के रंगों के कारण ही लद्दाख को कई नामों से जाना जाता है। और लाल धरती, मांग्यूल और मार्यूल, चूँकि बहुत से लोगों का घर खाछान पा अर्थात बर्फ का की धरती यानी बर्फ से ढके हुए दिखाई देती है, और इसीलिए इसे बर्फ की धरती के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश को का जिक्र इसी नाम से किया है। इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का, बुद्ध थान। बौद्ध विहार गुफाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया। बच्चों, यहाँ इस लद्दाख प्रदेश में
बौद्ध धर्म के को मानने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, और बौद्ध धर्म को मानने के साथ साथ बौद्ध विहार और बौद्ध के जो अनुयायी होते हैं उन्हें गोपाओं कहा जाता है। तो इन गोपाओं को देख कर के लेखिका को यह नाम बहुत भाया है, और लद्दाख लद्दाख को बौद्ध के इसी विहार और गोपाओं के कारण ही बुद्ध थान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लेखिका से के लिए ड्रीमलैंड पहुंची। खाना शुरू ही किया था कि टूरिस्ट विभाग के साहिब खारदुलांग के लिए लेखिका का परमिट लेकर आए और बोले कि मैम गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगी। लेखिका ने कहा बस 10 मिनट। हाँ, लैंड रोवर में हम लोग कितने होंगे? उन्होंने बताया कि 3, मैं, आप और ड्राइवर साहब। अब नाश्ता ले, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं यानी किया। और फिर दोपहर के लंच के लिए यहाँ वहाँ ले जाने के लिए लंच उन्होंने लिया, जिसमें 3 पराठे और 3 ऑमलेट का ऑर्डर उन्होंने किया। थर्मस में पानी भरवा लिया और इस तरह से अपना टिफ़िन बॉक्स, हम कह सकते हैं कि जो दोपहर को वहाँ खाने वाली हैं वह, और पानी थर्मस भरवा करके उन्होंने ले लिया। खारदुलांग के लिए वे निकल पड़े। शहर से बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर पर दूर होती जा रही थीं। बच्चों, ये तो वही बात हुई। हम भी देखो, जब गांव की तरफ जाते हैं तो हमें लगता है कि बस पहाड़ एकदम नज़दीक है, दूर से दिखता हुआ पहाड़ एकदम नज़दीक सा जान पड़ता है। और जैसे जैसे हम पहाड़ी प्रदेशों के भीतर से गुजरते हैं तो हमें अनुभव होता है कि अरे, ये तो अनेकों छोटे बड़े श्रृंखलाएं हैं, ये तो अनेकों छोटे बड़े, यानी एक पर्वत, एक पहाड़ जो हमें दूर से एक दिखाई देता है, वास्तविक रूप में वह अनेक श्रृंखलाओं में बिखरा हुआ है। यह हमें उस स्थान से गुजरते हुए दिखाई देता है और समझ में आता है। यही बात यहाँ लेखिका के साथ भी हुई है। लेह से खारदुलांग ग्लेशियर से पानमिक होते हुए काराकोरम तक लेखिका पहुंची और वहां जाया जा सकता है, यह उन्हें पता चला। एकाएक लैंड रोवर रुकी। पहाड़ के निर्जन वीराने में एक तंबू के सामने ड्राइवर साहब ने परमिट दिखाया। जैसे यहाँ पर टोल नाके पर लाइसेंस दिखाया जाता है और परमिशन लिया जाता है, ठीक उसी तरह से वहाँ पर भी लैंड रोवर उनकी रुकी और ड्राइवर साहब ने अपना लाइसेंस यानी परमिट दिखाया और रजिस्टर में एंट्री की। गाड़ी सन्नाटों को चिरती चढ़ाई पर सरकने लगी, यानी यहाँ पर अब इनकी एंट्री हो चुकी है और अब पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया है। इसलिए यहाँ पर बताया है कि गाड़ी सन्नाटों को चीरती चढ़ाई पर सरकने लगी, और जब गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ती है तो वह समतल प्रदेश पर चलते हुए जो हमें इसकी गति दिखाई देती है, वह गति ऊंचाई पर चढ़ते हुए दिखाई नहीं देती। वहाँ पर गाड़ी बहुत ही धीरे धीरे चलती है और इसलिए यहाँ पर सरकना शब्द का प्रयोग लेखिका ने किया है। यहाँ लेखिका को लगता है कि काश परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरे पास होती तो मैं मुस्तैदी से उसे निभाती और अपनी इस सोच को कागज पर उतार कर ढंग से अंजाम देती। दरअसल बात क्या हुई कि यहाँ पर लेखिका का जो लाइसेंस था वह उन्होंने दिखाया था, और लेखिका का लाइसेंस देकर, क्योंकि जो ड्राइवर हैं वह अपना परमिट लाना भूल गए थे, इसलिए लेखिका का परमिट दिखाया और गाड़ी को आगे जाने का अनुमति प्राप्त किया था। तो इस तरह से यहाँ लेखिका को यह एक कमी जान पड़ती है। इसके बाद यहाँ देखो, लेखिका ने बताया भी है कि हकीकत के फौजी नायक बलराम साहनी के यूनिफॉर्म, यानी यहाँ हकीकत फिल्म की शूटिंग भी की गई थी, और हकीकत के फौजी नायक बलराम साहनी के यूनिफॉर्म को जब ये देखती हैं तो इन्हें भीष्म साहनी की याद आ जाती है और ऐसा लगता है कि इस सुनसान में हकीकत का शेर किसी चोटी के पीछे से अब भी दहाड़ रहा है। रोवर के पहिए चढ़ाई को माप रहे हैं, यानी रोवर पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहा है और उन चढ़ाई पर चढ़ने के साथ साथ जो काली भूरी चट्टानें हैं वह लेखिका को दौड़ती हुई सी नजर आ रही हैं। आंखें वीराना देखकर परेशानी से उंघने लगी। अब चारों ओर काली भूरी चट्टानें ही चट्टाई उन्हें दिखाई दे रही थी, जिस वजह से वे उंघने लगी, यानी अब बोर होने लग गई थी और अब उनका गला सूखने लगा। तब उन्होंने 2-4 पानी घूट कर पी लिया और
सिर्फ देखो बच्चों, सिर्फ दो चार घूंट पानी हम क्या करते हैं, सीधा बॉटल लेते हैं और घुटघुटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दोबारा जाकर बॉटल भरने मिल जाता है। लेकिन लेखिका जहाँ जा रही हैं वहाँ पर उन्हें पानी नहीं मिलने वाला है। अब हम कहेंगे कि बर्फीली प्रदेशों पर जा रही हैं और पानी क्यों नहीं मिलेगा, बर्फ भी है तो वो भी तो पानी ही हो जाएगा यदि रख लिया जाए तो। लेकिन बच्चों यहाँ ये जो बर्फीली घाटियाँ हैं, बर्फ हैं, ये कड़क बर्फ हैं। इतनी कड़क बर्फ हैं कि ये पानी रूप में परिवर्तित नहीं होती हैं बल्कि चट्टान बन चुकी हैं। और इनकी जो शीतलता है, यह शीतलता इतनी ठंड पूर्ण है कि उस पानी को, वैसे तो ठंडा पानी हम सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन उस ठंडे जल को यह हम सहन भी नहीं कर सकते, उसकी ठंडक को हम सहन भी नहीं कर सकते। इसलिए जो बॉटल उन्होंने भर के लिया था, उससे बॉटल को ही लौटने तक उन्हें चलाना है, इस बात का पूरा पूरा भान है उन्हें। और इसीलिए वह एक दो घूंट ही पानी का पीती हैं और शेष पानी रख देती हैं बाद में पीने के लिए। इस समय इनके लिए पानी बहुत ही कीमती हो गया है। अब एक लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद टीन की छत वाला शेड इन्हें दिखाई दिया और पता चला कि जरूर यह कोई सरकारी गोदाम होगा। चढ़ाई पर कई मोड़ मिले, पथरीली नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं, लेह की पीठ पर पठार है खारदुलांग जिसे खरदुला भी कहते हैं। हिम मंडित ग्लेशियर, देखो बच्चों यहाँ पर पूरा वहाँ के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन लेखिका ने किया है। और उसके बाद लेखिका बताती हैं कि चढ़ाई पर धीमी चाल से गाड़ी आगे सरक रही थी और अब लग रहा था कि गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। और मैं नीचे की ओर देखने में झिझकती हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पर देखो गाड़ी ऊपर चढ़ी है और अब लेखिका को लगता है कि सड़क मिल रही है हमें आगे चल के। लेकिन वैसे तो हम गाड़ी में बैठते हैं तो आगे पीछे पूरी तरह नज़र हिलाते हैं, देखते हैं, लेकिन यहाँ जब हम किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो वहाँ गाड़ी से नीचे देखने में हमें भय होता है, क्योंकि ऐसा नीचे देखते ही हमें ऐसा आभास होता है कि यदि हम नीचे गिरे तो क्या, पूर्ण विराम यानी हमारी जिंदगी का खात्मा। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण है बच्चों, हम सब जब आकाश झूले पर झूलते हैं या हम वाटर किंगडम या तीनों चिकुवाड़ी ऐसे विभिन्न स्थानों पर हम गए हुए हैं और वहाँ हम ऊंचाई पर चढ़ने वाली ट्रेनों में नीचे गिरने वाली या इस तरह के अनेकों स्लाइड्स हमें मिलते हैं। स्लाइड्स पर हम चढ़ते हैं, झूलों पर चढ़ते हैं और वहाँ से जब हम नीचे देखते हैं तो हमारे मन में जो भय उत्पन्न होता है उससे आभास कर लो कि लेखिका के मन में कितना अधिक भय हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ तो हम बंधे हुए क्षेत्रों में हैं, लेकिन यहाँ एक खुले रास्ते पर गाड़ी चल रही है जिसका पूरा पूरा जो कंट्रोल है वह गाड़ी चालक के हाथ में यानी ड्राइवर के हाथ में है। और किसी भी वजह से यदि गाड़ी का कंट्रोल गया या गाड़ी नीचे सरकी तो बस सीधे घाटी में जा गिरेगी और तीनों की जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। और यही सोच कर के, यही सी भय से लेखिका नीचे देखने से घबरा रही हैं। अगले ही मोड़ पर लेखिका को आसमान पर जड़ा एक सीमेंट का दरवाज़ा नजर आया। जी हाँ, अब हम इसी में से गुजरकर ऊपर जा रहे हैं। ये जो आसमान का जड़ा हुआ सीमेंट का दरवाज़ा है, यह दरवाज़ा एक तरह से गेट है। यहाँ से आगे सड़क है और वहाँ लेखिका वहीं से हिम शिखर खारदुलांग पर पहुँच रही हैं। यह खारदुलांग क्या है? बर्फ का पहाड़। पहाड़ पर ताज़ा बर्फ नहीं बिल्कुल, बल्कि कड़ी बर्फ की पहाड़। बर्फ बर्फ बर्फ, इसे कहते हैं ग्लेशियर। देखो बच्चों, ग्लेशियर क्या है यहाँ पर लेखिका ने बताया है। वैसे तो हमें फ्रिज की बर्फ बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, हम हाथों में लेकर खेलते हैं। हम विभिन्न आइस स्केटिंग प्रदेशों में जाते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर हम आइस स्केटिंग भी करते हैं। अब यहाँ पर यह जो बर्फ दिखाई दे रही है, यह करने का एक स्थल हो सकता है। यहाँ पर भी लोग आइस स्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन विडम्बना यह है कि यहाँ आइस स्केटिंग कर नहीं सकते हैं
क्योंकि यह खतरनाक मोड़ है और यहाँ से प्रदेश है, यह पूर्णतया बर्फ से ढका हुआ बर्फीला प्रदेश है। और बर्फ खाने वाला बर्फ नहीं, हाथ में आने वाला बर्फ नहीं, बल्कि बर्फ का पहाड़, कड़क पहाड़ जहाँ बर्फ टूटता नहीं, पिघलता नहीं। और इसीलिए इस स्थान को ग्लेशियर कहा जाता है। और इस ग्लेशियर युक्त प्रदेश पर जब धूप चमक रही है तो उसकी धवलता भी और अधिक, यानी उसकी जो सफ़ेदी है वह सफ़ेदी भी और अधिक चमक रही है। और वहीं ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और वायरलेस के खंभों पर लहरा रही हैं बौद्ध पताकाएं। गाड़ी से उतरकर अब लेखिका बर्फ पर चलने लगती हैं और बर्फ पर चलते हुए उन्हें फिसलन का आभास होता है। बर्फ है बच्चों, तो फिसलन तो होगी ही। और चूंकि यह बर्फ की चट्टान है तो स्वाभाविक सी स्थिति है कि पूर्णतया फिसलन है, तो जहाँ पर बहुत ही संभाल कर चलना है। और इसीलिए लेखिका ने अपने जूते उतार लिए, क्योंकि जूतों से फिसलन ज़्यादा होती है। और मोजे पहने हुए ही वह बहुत संभाल संभाल कर अपने पाँव का पूरा बल लगाकर दबाव बना करके ऊपर चढ़ने लगी। यहाँ टूरिस्ट साहब कहते हैं कि आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं जो बर्फ से ढकी हुई है और उसके नीचे पथरीला खेत है। यहाँ एक न एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। बच्चों, अब बर्फ से ढका हुआ पथरीला खेत पथरीला है तो वहाँ खेती तो की ही नहीं जा सकती है। और बर्फ से ढका हुआ कोई खेत पथरीला हो सकता है, यह भी हमारे लिए अचंभे की बात है, लेकिन है। यही तो खासियत है इस खारदुलांग प्रदेश की। और यहाँ पर इस चट्टान से जो ढकी हुई पथरीले खेत हैं, यहाँ पर कोई ना कोई एक देवी देवताओं का कैलेंडर टिका रहता है। वैसे तूफानी अंधड़ यानी तूफानी हवाएं जब चलती हैं जो कार को उड़ा सकती हैं, तो कैलेंडर को कैसे टिकने दे सकती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई कैलेंडर टिका रह जाता है, यह अचंभे की बात है। लेकिन हाँ, यहाँ कैलेंडर टिका भले नहीं रहता, लेकिन एक कैलेंडर जब उड़ जाया करता है तो दूसरा कैलेंडर वहाँ पर लोग टांग दिया करते हैं और सभी सैनिक उस कैलेंडर के आगे अपना सिर झुकाते हैं, क्योंकि वह कैलेंडर देवी देवताओं के फोटो से युक्त होता है। और उस कड़क प्रदेश पर, जहाँ पर जो बहुत ही खतरनाक है और वहाँ हमेशा दुश्मनी यानी दुश्मन क्षेत्र के, दुश्मन प्रदेश के सैनिकों का खतरा बना रहता है, तो हमारे देश सीमा सुरक्षा के लिए मुस्ताद जो हमारे सैनिक होते हैं, वे वहाँ पर प्रदेश सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और वे वहाँ उन कैलेंडर्स के आगे सिर झुकाते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं। वो उनकी आस्था का स्थान है। ड्यूटी तो करनी है, खतरनाक प्रदेश होते हुए भी उनकी रक्षा उनके वो ईश्वर करेंगे। यह भीतर एक आस्था होती है जो उनके भीतर शक्ति भरती है। अब लेखिका मोजे पहने पहने ही पहुंचती हैं ऊपर चट्टान, बर्फ सी सर्द, और चट्टान की खोल में दो कैलेंडर, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का बर्फ में ही खोसा हुआ है। खारदुलांग की तेज हवाओं में भी ये कैसे टिक गई, बड़ी विस्मय यहाँ लेखिका को होता है। तो जैसा मैंने बताया, वहाँ पर उन्हें बताया गया कि दरअसल कैलेंडर्स तो उड़ जाते हैं, लेकिन फिर नया कैलेंडर जवान लगा देते हैं। अब लेखिका बता रही हैं कि पहले तो वह बर्फ़ पर दौड़ती हैं, लेकिन फिर फिसलने के डर से कि फिसलेंगी तो बहुत नीचे जाकर गिरेंगी, यह एक भय है, और इसलिए वह वहीं पर एक जगह बैठ जाती हैं। तब टूरिस्ट साहब कहते हैं कि मैम, आप चाहें तो कार में बैठ सकती हैं। लेकिन लेखिका कहती हैं कि नहीं, मैं यहाँ पहुँच सकी हूँ, मेरे लिए यही बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। बच्चों, हम कहीं पर घूमने जब जाते हैं तो हमें यह लगता है कि हम उस स्थान का कोना कोना घूम लें। क्यों? क्योंकि आज आए हैं, फिर कब आएंगे यह हमें पता नहीं होता। आएंगे या आ भी नहीं पाएंगे, यह भी एक हमें भय होता है। और इसलिए कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो, हम अंतिम कोना तक वहाँ पहुँच जाना चाहते हैं। और यही कारण है कि लेखिका भी वहाँ बताती हैं
कि मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ यही मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। और वहाँ पर वह देखती हैं कि अनेकों लहराती चमकती धूप में पताकाएं हो हैं, यानी अनेकों पताकाएं हैं जो वहाँ पर लहरा रही हैं और उस धूप में चमक रही हैं। तब वह टूरिस्ट साहब से पूछती हैं कि भाई ये पताकाएं कैसी हैं। यहाँ पर वह टूरिस्ट बताता है कि इधर आते जाते लोग मन में कुछ धार लेते हैं और खंभों पर पताकाएं फहराते हैं, यानी जैसे हम कहते हैं ना मन्नत मानते हैं। तो यहाँ मन्नत मानने की चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ मन में कुछ धार लेते हैं और खंभों पर ये पताकाएं फहरा देते हैं। हालांकि यहाँ पर टूरिस्ट को यह एक गलती का एहसास होता है कि यह बात लेखिका को उन्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, ताकि वह भी अपने लिए एक पताका खरीद लाती और यहाँ पर लहरा जाती। और वह इस बात को, अपनी इस गलती को मानता है और कहता है कि अब क्या किया जा सकता है। अब लेखिका भी सोचती हैं कि मन में कुछ बात धरूं या न धरूं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर आई हूँ तो मैं अपना पताका तो फहराना ही चाहती हूँ, लेकिन अब यह पताका फहराऊंगी कैसे, क्योंकि एक बार अगर यहाँ से नीचे उतरी पताका लेने तो दोबारा आना हो पाएगा, इस बात का कोई विश्वास उन्हें नहीं है। अब ये परेशानी तो है उनकी, इस चिंता में तो वह हैं, लेकिन फिलहाल तीनों अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं और इसलिए अब उन्होंने अपना खाने का पैकेट खोला। बच्चों यहाँ पर भी देखो एक अचंभा है कि ड्रीम वाला पैकेट में वही और उतना ही है जितना टूरिस्ट साहिब और ड्राइवर साहिब के पैकेटों में है। तो देखो बच्चों, टूरिस्ट जो घुमाने के लिए लेखिका को लेकर गया है वह स्वयं लेखिका ने अपना जो पैकेट बंधवाया था वह, और ड्राइवर जो उन्हें लेकर आया था वह, इन तीनों के पैकेट में जो आहार है, जो खाना है, वह एकदम समान क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी समान मात्रा और अनुपात में है, समान चीज़ें हैं। तीनों के ही पैकेट में 3 पराठे और 3-3 ऑमलेट थे। और इस तरह से तीनों ने अलग अलग जगह से अपना यह पैकेट लिया था। इसके बावजूद तीनों की पैकेट में यानी जो सामान है वह भी खाने की वस्तु और उसके अनुपात दोनों में ही समानता होने के कारण तीनों हंस पड़े और बोल उठे कि इसे ही कहते हैं बराबरी और इसे ही कहते हैं लद्दाख। लद्दाख में कहीं कोई भेद नहीं दिखाई देता, यानी अमीर हो या गरीब, हर जगह हर किसी को, चूंकि वही वस्तु उपलब्ध ही है वहाँ खाने के लिए, तो दूसरा खरीदेंगे क्या। और इसीलिए यहाँ पर लेखिका ने कहा है कि इसे ही कहते हैं लद्दाख। और फिर लेखिका को वह खा लेने के बाद, पानी पी लेने के बाद, लेखिका की नज़र फिर पताका पर गई और वह फिर परेशान उठी कि नहीं, पताका तो मुझे फहरानी ही है। फिर उन्होंने एक युक्ति लगाई और अपना शॉल उतारा और यह निश्चय किया कि मैं अपना इस शॉल को ही लहराऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो फिर यहाँ आने का मौका लेखिका को मिलेगा या नहीं, यह एक प्रश्न चिन्ह था और पूर्णतया विश्वास था कि दोबारा नहीं आ पाएंगे। और तब उन्होंने अपना शॉल ड्राइवर साहब को आगे देते हुए कहा कि वह इसे फहरा दे। तब ड्राइवर ने कहा कि मैम, गर्म शॉल भारी है, यह टिकेगा नहीं बल्कि हवा से नीचे गिर जाएगा। तब लेखिका कहती हैं कि कोई बात नहीं, गिरेगा भी तो इसी बर्फीले ग्लेशियर पर और उज्जवल बर्फ पर। और इतना कहना था कि फिर दोनों हंस पड़े। आप ऐसा करेंगी तो शॉल उठाने के लिए हमें फिर यहाँ आना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक हंसी की बात हो गई, ड्राइवर ने जो कहा है। अब लेखिका तो किसी तरह मानने को तैयार नहीं थी, हालांकि उन्हें बार बार समझाया जा रहा था। तब उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने सुनहरी गोट वाली हल्की फुल्की ओढ़नी ओढ़ रखी है और उस ओढ़नी को निकालकर उन्होंने ड्राइवर को दिया और कहा कि वह उस सुनहरी गोट वाली हल्की फुल्की ओढ़नी को पताका बनाकर वहाँ पर लगा दे और शॉल ओढ़कर इंतजार करने लगी कि कब वह पताका बनकर ऊपर पहुँचेगा। ड्राइवर साहब ने उस ओढ़नी को पाया तो एक ऊंची छलांग भरी और देखते ही देखते मेरे झूठ मूठ की पताका तारों में उलझकर लहराने लगी, यानी वहाँ से थोड़ा और ऊंचाई
वाला क्षेत्र खोजकर तुरंत ही ड्राइवर साहब ने उनकी ओढ़नी को पताका रूप में लहरा दिया। और अब लेखिका ने एक गहरे भाव से खारदुलांग को सलाम किया और यह निश्चित किया कि मुमकिन हुआ तो वह फिर आएंगी और नहीं तो यहाँ इस बर्फीले ग्लेशियर पर पहुँच जाना ही लेखिका का सौभाग्य। इसके बाद जीप नीचे उतर आती है और एक मोड़ से ठीक बाएं हाथ पर छोटे से जल स्रोत को देखकर वहाँ वे रुकते हैं। उसके किनारे जमी चट्टान पर वह जा बैठी। पहले तो उस ठंडे सर्द बर्फीले पानी की ओक भरी और जी भर कर मुँह पर छींटे दिया, यानी उस पानी को मुंह में भरकर हम जैसे गरारा करने के लिए पानी मुंह में भरते हैं, तो उस तरह से उन्होंने भी मुंह में पानी भरा, मुंह को बंद किया और उस पानी को लिए ही मुंह पर उस ठंडे पानी का छींटा दिया। उसके बाद पानी पिया, यानी अब यह सामान्य प्रदेश पर आ चुकी हैं जहां उन्हें पानी मिल सकता है। और फिर जब उस पानी को वह पाँव पर डालने को हुई तो उन्होंने अपने आप को रोक लिया, पाँव नहीं। और फिर वह कुछ देर वहाँ और बैठना चाहती थी, लेकिन संभव नहीं था और उन्हें और नीचे अपने गंतव्य पर पहुँचना था, इसलिए वहाँ से वे निकल गए। यहाँ लेखिका को यह एक ख्याल कौंधा कि पन्ने पर यह लिखकर ग्लेशियर पर लटका दिया होता कि हिमराज, आपने अपनी सबसे निकट धरती पर रहने वाली संतानों के लिए भला जल प्रदान करने में इतनी मित व्ययता क्यों बरती? आप तो जल के स्रोत हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि भले ही हिम प्रदेश है, हम जानते हैं कि हिम पिघलता है, बर्फ पिघलता है, गिर और फिर वह जल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उस ग्लेशियर में जो ठंडा प्रदेश है पूर्णतया, उस ठंडे ग्लेशियर युक्त प्रदेश में बर्फ पिघलता भी नहीं था और वहाँ पानी की अत्यंत त्रासदी थी, क्योंकि पानी जमकर बर्फ हो जाता है, तो पीने के लिए पानी, पेय जल का संकट वहाँ था। और इसलिए लेखिका का यह भाव उनके मन में उमड़ आया कि आप स्वयं जल के स्रोत हैं, फिर भी आपके भीतर यानी आपके पास रहने वाले लोगों को पानी की इतनी संकट है, तो इतनी मितव्यता आपने क्यों पड़ती है? यह एक प्रश्न है लेखिका के सामने। अब एकाएक उनकी नींद खुली और लगा जैसे किसी ने टॉर्च फेंकी हो। खिड़की से अंदर आती चांदनी का प्रकाश था इतना स्वच्छ कि ऊपर ओढ़े हुए कंबल के अलग अलग रंग दिखने लगे। आकाश खिड़की को घेरे है और कांच पर झुका है चांद का मुखड़ा। देखो बच्चों, अब यहाँ से लेखिका अपने गंतव्य पर पहुँच चुकी हैं और वह सोई हैं। अचानक उनकी नींद खुलती है और तब उन्हें लगता है कि कमरे में किसी ने टॉर्च फेंका है। खिड़की से अंदर चांदनी का प्रकाश आता हुआ जैसा उन्हें ऐसा आभास होता है। और फिर वहाँ का संपूर्ण वर्णन लेखिका ने किया है और वह कह रही हैं कि भला मैं आज ही यहाँ से क्यों चली जा रही हूँ। यहाँ लेखिका बता रही हैं कि उनकी एक मजबूरी है जिसके कारण उन्हें दिल्ली पहुँचना जरूरी है, वरना 2 दिन के बाद पैग कोग झील भी वह देखती। अब वह दिन भर की यात्रा वर्णन को सोचते हुए करवट लेने को थी कि उठकर खड़ी हो गई और उन्होंने सोचा कि सोने के लिए तो प्लेन भी है, प्लेन में भी वह सो सकती हैं। घड़ी देखी तो 3:30 बज रहे थे। शॉल ओढ़ा, टॉर्च ली और कमरे के कपाट भिड़ा दी, यानी कमरे का कबाड़ बंद किया और स्वयं वह सीढ़ियों से नीचे उतर आई। खुले में टहलते हुए सोचने लगी कि अपने में गहरा पारदेशी सन्नाटा, जैसे वह ऊपर के सितारों की लौ में अपने अंधेरे में जगमगा रहा हो। नीचे दिल्ली में अपने जीने की दुनिया से अलग वह चांद, वह तारे, वह धरती और सामने बिजी सर्किट या हाउस की ओर आती सड़क, जैसे धरती को आकाश से मिलाने वाली पगडंडी हो। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि वहाँ का प्रदेश कितना भिन्न था, यानी बर्फ की धरती कितनी भिन्न थी। और अब जहाँ दिल्ली की बात बता रही हैं कि वहाँ चांद, तारे, धरती और जो बिजी सर्किट हाउस है उसको जोड़ती हुई जो सड़क है, वह लेखिका को किस तरह से आकाश से धरती को मिलने वाली पगडंडी की भांति दिखाई देती है। और
उस पर भी क्यों न चल लिया जाए लेह की इस प्रभात बेला में। यानी यह जो आकाश को धरती से जोड़ने वाली पगडंडी है, लेखिका इस प्रभात बेला यानी सुबह के समय उस पर भी चल लेने का सौभाग्य ले लेना चाहती हैं। मौका का किसी तरह से जो है चूकना नहीं चाहती, किसी तरह से अपने सुनहरे अवसरों को वह चूकना नहीं चाहती और इसलिए वह फाटक खोलने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, घड़ी देखती हैं तो महसूस करती हैं कि कुछ समय रुक जाना ठीक होगा। लेकिन अब वह आगे बढ़ चुकी हैं, सड़क पर चल रही हैं। लेह पर अब देखो यहाँ लेह का थोड़ा संक्षिप्त सा वर्णन बताया है कि लेह को घेरे हुए पथरीली श्रृंखला वह देख रही हैं, खामोशी में अपने पैरों की आहट सुन रही हैं और अंतर में उनके भीतर ऐसा भास हो रहा है कि इस अमृत बेला में जो घट रहा है वह पहली बार है और शायद अंतिम बार भी। यहाँ लेखिका को याद आई बौद्ध प्रवचनों की दो पंक्तियाँ, जो भी देखो ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो, फिर ऐसे देखो जैसे जीवन में अंतिम बार देख रहे हो। यानी जहाँ भी जाओ वहाँ संपूर्ण स्थानों को देखो और वहाँ का संपूर्ण आनंद लो और इतना आनंद लो कि यह तकलीफ ना हो कभी कि काश मैं वहाँ भी चली गई होती, मैंने वह आनंद भी उठा लिया होता। यानी पहली बार ही जाओ तब भी अंतिम बार तक का यानी पूरा पूरा आनंद उठा लेना चाहिए। इसके बाद लेखिका बता रही हैं कि बुद्ध की कमंडल में उदय होती उषा को मानो पहली बार देख रही हूँ अंतिम बार भी, जैसे हिमालय के पीछे से फैलाए लालिमा को हमारे पूर्वज ने देखा था। स्थल पर सिर्फ चट्टानें, ऊंचे पहाड़ और आकाश की ओर जाती चढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पर बुद्ध के कमंडल यानी फिर उसी स्थान लद्दाख का वर्णन लेखिका करते हुए कह रही हैं कि प्रातः काल में हिमालय के पीछे जो लालिमा फैली हुई है, उस फैली हुई लालिमा को लेखिका देख रही हैं और आभास कर रही हैं कि पूर्वजों ने भी इसे देखा था और वहाँ पर उन्हें सिर्फ चट्टान, ऊंचे पहाड़ और आकाश की ओर जाती हुई चढ़ाई के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। बच्चों, यह संपूर्ण यात्रा वर्णन लेह लद्दाख से उद्धृत है।